Hi everyone, I'm Himani. I'm a psychologist at Saiway, a mental health care unit of Spardent Hospital, Najafgarh. Today we are here to talk about ADHD. ADHD is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. हमने बहुत बार अपने बच्चों को देखा होगा, बैठे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, काम करने से पहले बहुत इधर उधर इधर से ये सामान ले आते हैं, उधर से ये सामान ले आते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, फिर उसके बाद अटेंशन स्कैटर हो जाता है, समझ नहीं आता कि एक जगह पे कितनी देर तक बैठ के काम करना है। बाइटिंग नील्स, फिजिडिटी, हिलते रहेंगे, कांस्टेंट मूवमेंट, खड़े होके आराम से बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्पीडी ब्रेन होता है, बहुत ज्यादा यूनिक आइडियाज निकालते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्यूरियस होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ एक तरीके से लेबल कर देते हैं कि इस बच्चे को एडीएचडी है, हम उसकी बाकी की चीजें नहीं देखते। ठीक है, तो बाकी की चीजें और डायग्नोसिस कैसे हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ इसे एडीएचडी है। हमें अगर एक दो चीजें भी दिखती है कि अच्छा ये तो खड़े होकर ढंग से बात नहीं कर पाता है, इसे एंजाइटी होती है, तो इसको तो एडीएचडी है, हम अपने आप ही सेल्फ डायग्नोस कर देते हैं। लेकिन सेल्फ डायग्नोसिस क्यों करना है अपने बच्चे को? तो जतिन सर जो साइकाइट्रिस्ट है हमारे साथ, वो हमें डायग्नोसिस कैसे करना है, क्या होता है, उसके बारे में क्लियर करेंगे। ADHD आजकल काफ़ी आपने नाम सुना भी होगा, और काफ़ी पेरेंट्स बस यही कहते हैं कि हमारा बच्चा शरारती है, एक जगह टिक के नहीं बैठता है, तो काफ़ी लोग उसको बोलना शुरू कर देते हैं ADHD है। बट ज़रूरी ये है कि हमें पहले समझ में आए कि ADHD है क्या। तो जैसे इन्होंने बताया कि फुल फॉर्म ADHD का है अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है कि मतलब वो किसी भी काम पे अटेंशन दे नहीं पाते हैं, एक लैक ऑफ अटेंशन होता है, तो अटेंशन डेफिसिट हो गया। और हाइपर एक्टिविटी मतलब उनके अंदर जो है, मतलब कहीं पहले एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकते हैं, सारे काम बहुत जल्दबाजी में करते हैं। और इसमें एक इम्पल्सिविटी का भी एक फैक्टर आता है कि बिना सोचे समझे जो है कोई भी काम कर लेते हैं, इन अ रैश, मतलब सोचते भी नहीं है। तो ये 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं ADHD के। अब ज़ाहिर सी बात है कि इसको अगर हम देखें तो नॉर्मल बच्चे जो शरारती होते हैं उससे काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। बट इसमें जो एक डिस्टिंग्विशिंग बात है वो ये है कि ये जितने भी सारे सिम्टम्स हैं, ये सारी सिचुएशंस में आपको मिलेंगे। इट इज़ नॉट जस्ट कि प्लेग्राउंड में है या घर पे इस तरह के सिम्टम्स एग्जिबिट कर रहा है। इट इज़ दीज सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन एवरी सिचुएशन। दूसरा, इससे बच्चे की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो रही होती है। इसमें ये नहीं होता कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है या जो है वो फोकस नहीं कर पाता, उसमें सोचने की काबिलियत सब कुछ है, लेकिन बस वो फोकस नहीं कर पा रहा होता है। मेन क्रक्स जो ADHD का है वो यही होता है। तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए जो है एक प्रॉपर इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। इसके कोई ब्लड टेस्ट या कोई ब्रेन स्कैन्स नहीं होते हैं, इसका ज़्यादातर जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है। इसमें हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है, बच्चे का इवैल्यूएशन भी करना पड़ता है। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि बच्चे को ADHD है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके पहले उसका प्रॉपरली इवैल्यूएशन कराएं। और बाकी का जो उसके बाद जब एक बार डायग्नोसिस हो रहा है, उसके बाद ही हम उस चीज़ को फिर मैनेज कर पाते हैं। अब हम थोड़े से जो है ना मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ADHD को लेकर जो काफ़ी कॉमन मिथ्स हैं लोगों के अंदर। सबसे पहले है कि पेरेंट्स को लगता है कि जब बच्चा काम नहीं कर रहा होता अपना, तो कहीं बच्चा लेजी तो नहीं है। ADHD में जो लेजीनेस है वो बस एक सिम्टम आ सकता है, हमें ऐसा लग सकता है, ऐसा ज़रूरी होता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है बच्चे की वो इम्पेयर्ड रहती है, इस वजह से हमें लगता है कि बच्चा लेजी है। बच्चा लेजी नहीं होता, इट इज़ जस्ट कि उसके पास इनपुट्स काफ़ी सारे होते हैं, बट वो एक प्रॉपर चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जैसे टीवी देखते हैं, हम टीवी पे एक ही चैनल एट अ टाइम देख सकते हैं। बट आप इमेजिन करो अगर स्क्रीन पे 100 चैनल आपको एक साथ देखने पड़े, आप नहीं देख पाओगे, आप किसी एक उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो ADHD का वाला जो बच्चा होता है उसके पास यही होता है, उसका समझ नहीं आता किधर फोकस करे किधर नहीं करे। तो इसलिए जो द टास्क एट हैंड होता है वो कर नहीं पाता है, और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा लेजी है। बच्चा लेजी नहीं होता। दूसरा, चिल्ड्रन विद ADHD वो कभी फोकस नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी बार हमने ये देखा है कि बच्चा जो है, जो उसको काम अच्छे लगते हैं उसके ऊपर वो फोकस काफ़ी अच्छे से कर पाता है।
ठीक है, और खास तौर पे जो हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज होती हैं जैसे वीडियो गेम्स हो गई हैं, तो उसके ऊपर वो फोकस कर पाता है। तो वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि कहाँ पे उसका जो लैक ऑफ फोकस है वो कहाँ पे है। तीसरा जो पेरेंट्स को लगता है कि एडीएचडी है बचपन में ही जो है सीमित रह जाता है, और जब बड़ा हो जाएगा तो एडीएचडी जो है खत्म हो जाएगा। वेल एज सच असलियत तो ये हकीकत में जो है हमने देखा है कि एडीएचडी जो है एडल्टहुड में भी आ जाता है। वहाँ पे सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम जो जो हम देखते हैं एडल्ट्स में एडीएचडी का, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। कोई भी काम होता है उसको एकदम लास्ट मिनट तक टाल देते हैं और प्रॉपरली अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ नॉट कि एडीएचडी सिर्फ बच्चों तक सीमित है, बड़ों में भी हम देख सकते हैं, एंड एज लेट एज 30 years ऑफ एज तक भी हम उसको डायग्नोज करते हैं। बाकी इसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं वो मैं जो है गिरिजा जी से करूँगा रिक्वेस्ट। सर सबसे पहले हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हमें डायग्नोसिस करना होता है एडीएचडी का, तो कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होती है जो रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि कॉर्नर्स हो गया, वैंडरबिल्ट टेस्ट हो गया। इसके अराउंड बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज भी देखी जाती हैं। जैसे जनरली अगर कोई आपके पास कंप्लेंट लेकर आ रहा है कि मेरा बच्चा जो है मैथ्स में नहीं कर पा रहा है, अब वो मैथ्स नहीं कर पा रहा है या वो ओवरऑल कोई भी सब्जेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो एक चीज़ है जो हमें देखनी है। उसके अलावा जो हमें देखना है वो ये कि क्या बच्चे का आईक्यू जो है वो एवरेज रेंज में है। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है, पर उस सारी चीज़ें, ये जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इन सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो होता है कि हमें एडीएचडी को रूल आउट करना पड़ता है। कि अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है या इनअटेंटिव है और उस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको आईक्यू का या फिर एसएलडी का यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस नहीं दे सकते। तो इसीलिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप उसका डायग्नोसिस करवाइए। उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, आपका बच्चे के साथ में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होता है, पेरेंट्स के साथ में एक स्केल होता है, और टीचर्स यानी जो क्लास टीचर है उसके लिए भी आपको एक स्केल दिया जाता है, यानी कि स्कूल ऑब्जर्वेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। कई बार पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि नहीं स्कूल में तो ये बहुत अच्छा है, स्कूल में तो कोई कंप्लेन नहीं है, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, पर घर में जो है आते ही ये रुकता ही नहीं है, मोटर की तरह चलता रहता है। वो सारी चीजें, जैसे स्कूल में क्योंकि जो है प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है, इस वजह से बच्चा रुक जाता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो उस चीज को कहीं और निकाल रहा है, वो उस एनर्जी को कहीं और एग्जॉस्ट कर रहा है जो अभी हमें पता नहीं चल रहा है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज पे नजर रखें कि स्कूल में जो कंप्लेंट्स है वो किस तरीके की है। कई बार ऐसा होता है कि ये बच्चे बुलिंग में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करना है। ओके, बच्चा इन इटसेल्फ बच्चा कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो अपनी एनर्जी कहाँ एग्जॉस्ट करे उसे नहीं पता। हमें एग्जैक्टली वही चीज को रूल आउट करना होता है। तो इसके लिए हम कॉर्नर्स, वैंडरबिल्ट, ये सब टेस्ट करते हैं। आपका आईक्यू के लिए हम इसे करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए निम्हांस करते हैं। ये सारे टेस्ट करने के बाद में हम रूल आउट करते हैं कि क्या एडीएचडी है या विद सम कोमॉर्बिडिटी है, और उसके बाद उसका जो है इंटरवेंशन प्लान करते हैं। जब हम इंटरवेंशन की बात करते हैं या मैनेजमेंट ऑफ एडीएचडी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम सर से पूछेंगे कि मेडिकेशन में हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें वो करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा मिथ है कि बच्चे की दवाई शुरू होगी तो वो बंद ही नहीं होगी। ठीक है, इतने छोटे बच्चे को हम दवाई नहीं देना चाहते। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें सर बता पाएंगे। थैंक यू। तो मेडिकेशन वाइज पहले तो हम देखते हैं केस की सिवियरिटी कैसे है। माइल्ड जो केसेस होते हैं उनको तो फिर भी हम जो है साइकोलॉजिकल तरीकों से जो है मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें उसमें इनका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। बट अगर मॉडरेट टू सीवियर केसेस होते हैं तो उसके अंदर जो मेडिकेशन देनी भी होती है, दो तरह की होती हैं, एक स्टिमुलेंट्स होते हैं और एक नॉन स्टिमुलेंट्स होते हैं। वो हम देना प्रेफर करते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग चलती है, कुछ है। पहली बात तो ये है कि मेडिकेशन से जो बच्चा होता है वो थोड़ा एक स्टेबिलिटी ला पाता है और फोकस कर पाता है अपने काम पे, और ऐसा भी नहीं है कि उसको हमने ये रोज़ देनी है, कुछ है।
जब भी बच्चे की एक्टिविटी होती है हम उससे आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही वो मेडिकेशन देते हैं। और जिस दिन कुछ एक्टिविटी एंटिसिपेटेड नहीं होती है तो उस दिन हम जो है उसको दवाई नहीं देते हैं, ड्रग हॉलीडेज जिसको हम कहते हैं। और बाकी दवाई से बच्चे की फंक्शनिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए ये केस टू केस डिपेंड करता है कि दवाई देनी है नहीं देनी है। बट जितने भी एडीएचडी के केसेस होते हैं उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ज़्यादा रहें। उससे होता है क्या कि बच्चा खुद से जो है उसको मतलब ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सके, अच्छे से फोकस कर सके, और अपना जो प्रोडक्टिविटी लेवल है उसको कैसे वो इम्प्रूव कर सके। ये सब हम साइकोलॉजिकल तरीकों मतलब साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके ही कर पाते हैं। मेडिकेशंस को लेके जो मिथ है वो ये है कि शायद बच्चा डल हो जाएगा, नींद ज़्यादा आ रही होगी, या ये सब होता है। अगेन इट डिपेंड्स, मतलब केस टू केस बेसिस पे होता है। ज़्यादातर जो है हम जितनी डोज रिक्वायर्ड होती है उतनी देते हैं। बट अगर जो है दवाई से हमें लगता है कि कुछ सुस्ती आ रही है या डल हो रहा है तो केस टू केस बेसिस पे हम दवाई की डोज को अप डाउन करते ही रहते हैं। इसमें फ्रीक्वेंट असेसमेंट्स ज़रूरी भी होती है। ये नहीं होता कि एक बार हमने दवाई दे दी तो वही कंटिन्यू होती रहेगी। एंड बाकी जो है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो भी हैं उसके बारे में अभी और हम बात करेंगे। तो बेसिकली अगर अगर बच्चे को लो साइट है तो हम उसको ये थोड़ी नहीं बोलते हैं कि नहीं तुम देखने की कोशिश करो, तुम देख पाओगे, राइट? हम उसे ग्लासेस देते हैं। सिमिलरली हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन को उस ग्लासेस की तरह ही देखते हैं। वो कुछ टूल्स होते हैं जो हम बच्चे को देते हैं बेसिकली टू ट्राई एंड मैनूवर ओवर द एनवायरमेंट। ठीक है, आसान नहीं होता हमें, क्योंकि हम थर्मामीटर पे उसे नाप नहीं सकते, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को कुछ नहीं है, अरे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। आसपास वाले लोग आके बोलेंगे अरे ये तो आप रिपोर्ट कर रहे हो कि अरे ये तो सारा दिन भागता रहता है, मैं सोचूं इसको डॉक्टर को दिखा दूं। अरे क्या जरूरत है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, ये नहीं खेलेगा कूदेगा तो क्या तुम खेलोगी कूदोगी? लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि खेलना कूदना एक अलग चीज होती है और एक डिसऑर्डर से सफर करना एक अलग चीज होती है। ठीक है, हम कुछ भी बोलें कि बच्चा जो है इनअटेंशन से वो कर रहा है या हाइपर एक्टिव है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चे को है। सबसे पहले हमारा अपना एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम बच्चे को हेल्प कर पाएंगे। आप बच्चे को ग्लासेस नहीं दोगे तो वो परेशान रहेगा। जब जब कोई भी पेरेंट हमारे पास आता है और बोलता है कि ये बोर्ड से चीजें नहीं उतारता, क्लास वर्क कंप्लीट करके नहीं लाता, हम सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ बैठते हो, कौन सी सीट पे बैठते हो, आगे बैठते हो पीछे बैठते हो? उससे हमें क्या पता चल रहा है? उससे हमें ये पता चल रहा है कि कितना अटेंशन टीचर उस पे दे रही है, क्या उसको बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है, क्या उसकी विजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सारी चीजें हमने रूल आउट की, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो ग्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। वो साइकोलॉजिकल थेरेपी वो ग्लासेस का काम करती है, जिसमें हम 4-5 चीजें करते हैं। जैसे कि एक होता है बिहेवियरल पेरेंट ट्रेनिंग, जिसमें हम पेरेंट्स को बताते हैं कि रिवॉर्ड मैकेनिज्म, रीइंफोर्समेंट मैकेनिज्म क्या है। सिर्फ प्यूनिटिव मेजर्स से बच्चे को आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट के बाद पनिशमेंट काम करना बंद कर देगी, और जब पनिशमेंट काम करना बंद कर देगी तो आपको लगेगा ये तो और बदतमीज होता जा रहा है। आप बच्चे को एक बार मारोगे, उसके बाद उसके ऊपर मार का डर खत्म हो जाएगा। जब तक आप बच्चे को बोलोगे कि मैं मारूंगी मैं मारूंगी मैं मारूंगी, तब तक वो आपकी बात सुनेगा। जिस दिन आपने हाथ उठा दिया उसके बाद वो नहीं सुनेगा। फिर आप बोलोगे कि वो स्टबन हो गया, वो मेरी बात नहीं सुनता, बट वो चीज हमने खुद क्रिएट की, राइट? तो इसीलिए आपको बताया जाएगा कि आपको क्या चीज को रिप्लेस करना है, प्यूनिटिव एक्शंस को कैसे रिप्लेस करना है रीइंफोर्समेंट मेजर्स से, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स में भी होते हैं और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स में भी काम करते हैं। वो चीज आपको बताई जाएगी। सेकेंडली होता है एनवायरमेंट माइक्रो स्ट्रक्चरिंग, यानी कि जो रोज के टास्क होते हैं हम उन्हें कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर देंगे। हम उसे ब्रेक करेंगे तो वो बच्चे के लिए आसान हो जाएंगे। आप बच्चे को ये बोलोगे कि किचन में से जाके पानी का ग्लास ले आओ, ठीक है, क्या वो ये टास्क एक बार में कर देगा? नहीं।
आप उसको वही चीज दोबारा बोलोगे, तुम्हें बोला है ना अंदर जाके ले आओ, तुम्हें बोला है ना अंदर जाके ले आओ। आपको उसको क्लियरली बताना है कि बेटा वहां ग्लास रखा है, फ्रिज में पानी की बोतल रखी है, पानी की बोतल ग्लास में पानी डालो और पानी ले आओ। जितने आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे उतनी पॉसिबिलिटी है कि वो ये काम कर देगा। ठीक है। थर्ड चीज जो हम करते हैं वो होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो हम ओल्डर बच्चों के साथ में जनरली करते हैं, क्योंकि उनके साथ में इमोशनल इश्यूज भी आ जाते हैं, इमोशनल पैटर्न्स भी होते हैं। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, जैसे हम ये बोलते हैं कि 12 ईयर्स से पहले हम डायग्नोस कर देते हैं ADHD, राइट। तो उसके बाद जब वो डायग्नोस हो गया, उसके बाद बच्चा तो बढ़ ही रहा है, बच्चा बढ़ेगा, उसके बाद टीनेज आ जाएगी। टीनेज में इन इटसेल्फ जब हम बोलते हैं कि बच्चों को इतने सारे इमोशनल इश्यूज, आइडेंटिटी क्राइसिस, कितने सारे ऑलरेडी इश्यूज होते हैं, उसमें अगर बच्चे के अंदर इतना ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा मोटराइज्ड स्टिमुलेशन है जो वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, जैसे कि सर ने बोला कि 100 चैनल्स आपको एक साथ देखने को बोल दिया जाए तो आप कितनों पे फोकस कर पाएंगे। तो बच्चे के साथ में भी वही है, पर उस टाइम पे क्या होता है, बच्चा उसको मैनेज नहीं कर पाता और एक रिबेल की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, हमने उसे बताया ही नहीं है कि तुमको कौन सी चीज पे फोकस करना है, राइट। चौथी चीज जो हम करते हैं वो होता है सोशल स्किल्स डेवलपमेंट, जिसमें हम गाइडेड रोल प्लेइंग करते हैं, स्ट्रक्चर्ड पीयर इंटरैक्शंस करते हैं, जिससे हम बच्चे को ये बताते हैं कि उसको अपने आप को कैसे मैनेज करना है। ओके। उसके बाद आते हैं IEPs। सो वी हैव सुजीत हियर, ये हमें बताएंगे कि IEPs कैसे मैनेज करते हैं बच्चे को। थैंक यू मैम। बहुत बार पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट तो है, बहुत समझदार भी है, पर वो क्लास में अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है। तो इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है IEP। IEP का फुल फॉर्म, जिसे इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम कहते हैं, या बच्चे के नीड्स बेसिस पे एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। जैसे कि सारे ADHD बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अपनी नीड्स होती है, अपना ज़रूरत होती है, उस हिसाब से तैयार करते हैं, जिसमें बच्चे की सेंसरी, बिहेवियर, सिटिंग गोल्स और भी उनका जो स्कूल प्रोग्राम एंड होम का जो भी डेली रूटीन का आता है उस बेस पे तैयार करते हैं। उसके बाद IEP के ज़रूरी कंपाउंड, जैसे कि जिसमें देखते हैं कि हम उसका प्रेजेंट करंट लेवल, परफॉर्मेंस लेवल, उसकी सिटिंग कितनी है, उसका अटेंशन कितना है, उसका एकेडमिक्स। IEP में सिर्फ एजुकेशनल और रिलेटेड नहीं डालते, उसमें उसकी पूरी प्रोफाइल रहेगी, जिसमें सेंसरी, बिहेवियर, डेली रूटीन, उसकी नीड्स और क्या उसको पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद है, सभी चीज़ इंक्लूडेड करके उसका डिज़ाइन, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिससे और इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का भी होता है, जो कि उस स्ट्रक्चर को जो कि उसके स्ट्रक्चर को वो डेली रूटीन की तरह फॉलो करेंगे, तभी किड्स अपना डेली अचीव कर पाएगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के I would just like to conclude, ADHD isn't a broken brain, it is a brain wired differently. With the right diagnosis, culturally relevant testing, and structural support at home and school, children with ADHD don't just get by, they thrive. Thank you. And I would like to announce that we are organizing a summer camp starting from the 1st June with the child with the special needs like ADHD, Asperger's, autism. So if anyone want to enroll, please contact us in the number flashing on the screen. Thank you.